Morning student, I am Shweta Dubey, Assistant Professor, Graduate College, B.Ed Department. Today is my topic, Educational Activities of Missionaries in India. हम सभी जानते हैं कि भारत व्यापार और धन समृद्धि की दृष्टि से हमेशा आकर्षण का विषय रहा है और इसी क्षेत्र में 27 मई 1498 को पुर्तगाली वास्को डी गामा द्वारा देश के कालीकट बंदरगाह पर जलमार्ग द्वारा कदम रखा गया। अंग्रेजों के भारत में आने से पूर्व देश भारतीयों में शिक्षा प्रचलित थी। मकतब, मदरसे, हिंदू पाठशालाएं, टोल और दक्षिण भारत में अग्रहार भारतीय जनता की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगाली वास्को डी गामा कालीकट आकर उतरा। उसके उपरांत भिन्न भिन्न ईसाई मिशनरियों की टोलियां भारत में आई और धर्म प्रचार करने लगीं। शिक्षा द्वारा धर्म प्रचार करने के लिए उन्होंने स्कूलों की स्थापना की तथा छापे खाने खोले। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे। भारत में आने वाले धर्म जो प्रचारक थे उनमें सेंट जेवियर प्रमुख थे। वह गांव तथा गलियों में पैदल घूमकर घंटी बजाकर धर्म प्रचार करते थे। दूसरा धर्म प्रचारक रॉबर्ट डी नोवेली थे। वह अपने को पाश्चात्य देश का ब्राह्मण कहते थे तथा सन्यासियों की तरह पित्त वस्त्र पहनते थे, शाकाहारी भोजन करते थे, माथे पर तिलक लगाते थे। ब्राह्मणों को सेवा में नौकर उन्होंने रखा था और उनका कहना था कि हिंदुओं का जो एक वेद लोप हो गया है, मैं वही लेकर आया हूँ। पुर्तगालियों में भारत में प्रथम ग्रेजुएट कॉलेज सन 1575 में गोवा में खोला था। इसमें 300 से अधिक विद्यार्थी थे। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का पतन हो गया। उनके शैक्षिक प्रयास धर्म प्रचार हेतु थे। इनकी उम्र धार्मिक नीति ने भारतवासियों के मन में असंतोष उत्पन्न कर दिया। सन 1662 में मुगल सम्राट शाहजहां ने इनकी राजनीतिक स्थिति को छिन्न भिन्न कर दिया। केवल गोवा, दमनदीप तक इनका प्रभाव सीमित हो गया। नेक्स्ट डच आए। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में डच ने भी अपनी कंपनी स्थापित की। इन पर धर्म प्रचार का भूत नहीं सवार था। उन्होंने केवल व्यापारिक हितों को अपनाया। इन्होंने कुछ स्कूल अवश्य खोले जिनमें भारतीय बच्चे भी पढ़ सकते थे या प्रोटेस्टेंट मत के थे। धीरे धीरे इनकी शक्ति क्षीण हो गई और इनका अधिकार कुछ बस्तियों तक रह गया और 1609 में ये बोदरा में अंग्रेजों से परास्त होकर निस्तेज हो गए। इसके बाद फ्रांसीसियों के प्रयास और डेनों के प्रयास के बारे में जानेंगे। सन 1666 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की। फ्रांसीसियों ने इन्होंने अपने औपनिवेशिक स्थलों पर प्राथमिक विद्यालय खोले। पांडिचेरी, माही, यनाम, कारिकल, चंद्रनगर। इन्हें भी अंग्रेज़ों का कठिन संघर्ष झेलना पड़ा और ये अंग्रेज़ों से कर्नाटक में 1745 से 63वें युद्ध में परास्त कर दिए गए और अपनी बस्तियां इन्हें छोड़नी पड़ी। इसके बाद डेन आए। डेन 1706 में जो डेनमार्क के निवासी थे, दक्षिण के तंजोर में अपने कारखाने इन्होंने खोले। इनका उद्देश्य धर्म प्रचार था, ना कि राज्य की स्थापना। इनके धर्म प्रचारक भी डेनमार्क से आते थे। इन्होंने सन 1713 में एक प्रेस खोला जिसमें बाइबल का अनुवाद तमिल में छपा। इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लगभग 50,000 लोगों को ईसाई बनवाया। इन्होंने बहुत से प्राथमिक स्कूल भी खोले और 1716 में अध्यापक प्रशिक्षण के लिए एक स्कूल भी खोला, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। और सन 1816 में डेनमार्क से धर्म प्रचारक जो थे उनका आना बंद हो गया और 1845 में इन्होंने अपनी कोठियाँ अंग्रेज़ों को बेच दी। फिर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र जारी हुआ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और यह अपनी स्थापना के 150 वर्षों तक कंपनी के व्यापार के क्षेत्र में प्रभुत्व कायम इन्होंने कर लिया था।
अंग्रेजी मिशनरियों के भी बहुत प्रयास रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह नीति अपनाई कि कंपनी ने भारत में पादरियों को भेजा एवं कुछ भारतीय ईसाइयों को धार्मिक शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा। कंपनी के शिक्षा का प्रयत्न इस काल में पर्याप्त रहा। इस प्रकार ईसाई मिशनरियों ने जनसाधारण में ज्ञान का प्रसार किया। मुस्लिम शिक्षा पद्धति सामान्यतः जनता के ज्ञान मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकती थी। इस दिशा में इन्होंने निःशुल्क शिक्षा की योजना बनाकर भारी संख्या में व्यक्तियों को ज्ञान का रसास्वादन करा, पथ प्रदर्शक का कार्य किया और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का सूत्रपात किया। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बहुत सारे चैरिटी स्कूल स्थापित किए, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फिर 1793 में इन्होंने पुनः धर्म प्रचारक विलियम कैरे, वॉर्ड और मार्शमैन ने बैप्टिस्ट मिशनरी द्वारा श्रीरामपुर में बेनिवोलेंट इंस्टीट्यूट ने धर्म प्रचार एवं शिक्षा का कार्य किया। ये तीनों को श्रीरामपुर त्रिमूर्ति के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। और फिर इन्होंने छापाखाना भी खोला और इसी तरह से इनके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयास रहे। कलकत्ता के आसपास लगभग इन्होंने 115 स्कूल्स बनवाए और 10,000 विद्यार्थी जहाँ पढ़ते थे। इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात हम करते हैं। अब तक भारत में जो कंपनी कर्मचारी थे और उनके बच्चे थे, शिक्षा के लिए वो चिंतित हुए उनके। तब उन्होंने 1792 में चार्ल्स ग्रांट ने सेवानिवृत्त कर्मचारी पुस्तक प्रकाशित की और उन्होंने ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा भारत में शिक्षा एवं धर्म प्रचार का कार्य किया। वॉरेन हैमस्ट्रिंग ने कलकत्ता में मदरसा बनवाया जिसमें अरबी भाषा के माध्यम से कुरान, कानून, गणित, तर्क तथा व्याकरण आदि पढ़ाए जाते थे। भारतीय न्यायालयों में मुस्लिम कानून की व्याख्या करने के लिए मौलवियों की आवश्यकता थी जो अंग्रेज न्यायाधीशों को परामर्श भी दे सकें। कलकत्ता मदरसा की भांति हिंदुओं को हिंदू कानून की शिक्षा देने के लिए 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। अब हम मिशनरी स्कूल्स जो थे उनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। यहाँ शिक्षा का आधार धर्म तथा बाइबल पढ़ाया जाता था और ईसाई धर्म का प्रचार किया जाता था। यहाँ नवीन शैली का संगठन था जो प्राचीन भारतीय शैली से भिन्न था और उन्नत था। अंग्रेजी भाषा में अध्ययन अनिवार्य था। शिक्षा निःशुल्क थी। कक्षा प्रणाली सुव्यवस्थित और बहुशिक्षित शिक्षक प्रणाली यहाँ पे अपनाई गई। रूटीन और विद्यालय शिक्षा के घंटे निश्चित थे। रविवार को अवकाश दिवस था। शिक्षण विधि भी आधुनिक थी। शिक्षक प्रशिक्षित होते थे और नियमित वेतन भोगी होते थे। परीक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। लिखित परीक्षा प्रारंभ हुई और इन विद्यालयों में एंग्लो इंडियन धर्म परिवर्तित एवं ईसाई बच्चों को प्राथमिकता दी जाती थी। शिक्षा में अंग्रेजी भाषा, स्थानीय भाषाएं, व्याकरण, भूगोल, इतिहास आदि विषय पढ़ाए जाते थे। इस तरह हमने देखा कि मिशनरियों के प्रयास से बहुत सारे विद्यालयों में स्थापित किए गए भारत में, परंतु मिशनरियों ने शिक्षा को स्वयं साध्य के रूप में नहीं बल्कि ईसाई बनाने के रूप में प्रयोग किया। फिर भी ये सच है कि भारतीय आधुनिक शिक्षा का बीजारोपण एवं पथ प्रदर्शन का मार्ग भी यही रहा। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा और आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी अटेंड करिएगा, इसी से रिलेटेड है।